दोस्तों, आज हम बात करेंगे 18वीं सदी के अंत में फ्रांस की। उस समय फ्रांस एक बड़ी मुश्किल में था। राजा महाराजाओं ने बहुत ज्यादा खर्च किया। इसका नतीजा ये हुआ कि फ्रांस कंगाल होने के कगार पर पहुंच गया। उस समय फ्रांस के राजा थे लुई 16वें। उन्हें भारी कर्ज और जटिल टैक्स सिस्टम मिली। इसी बीच अमेरिका में रेवोल्यूशन छिड़ गया। फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज का साथ दिया। इस जंग में फ्रांस का खजाना और भी खाली हो गया। राजा लुई 16वें परेशान थे और हल ढूंढना चाहते थे। उन्होंने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की कोशिश की, लेकिन क्लर्जी और नोबिलिटी का विरोध झेलना पड़ा। ये दोनों ग्रुप्स टैक्स नहीं देते थे। उन्होंने राजा को सलाह दी कि वो एस्टेट्स जनरल बुलाएं। फ्रेंच सोसाइटी में 3 एस्टेट्स होते थे, क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमनर्स। 1789 में एस्टेट्स जनरल का बुलाया जाना फ्रांस के इतिहास का टर्निंग पॉइंट बना। इसने ऐसी घटनाओं को जन्म दिया जिससे पूरे यूरोप में हलचल मच गई। एस्टेट्स जनरल फ्रांस के मेडिवल पास्ट की याद दिलाता था। मई 1789 में वर्साइल में एस्टेट्स जनरल का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य था राजा को स्टेट के मामलों पर सलाह देना और सबसे जरूरी फाइनेंशियल क्राइसिस का कोई ना कोई हल निकालना। लेकिन एस्टेट्स जनरल का स्ट्रक्चर ही, जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, विवाद का विषय बन गया। फर्स्ट एस्टेट, जिसमें क्लर्जी आते थे, और सेकंड एस्टेट, जो नोबिलिटी को रिप्रेजेंट करता था, इन दोनों की जनसंख्या मिलाकर फ्रांस की आबादी का सिर्फ 3% थी। लेकिन इनके पास बहुत दौलत थी, प्रिविलेजेस थे और इन्हें ज्यादातर टैक्स से छूट प्राप्त थी। बाकी बचे 97% लोग थर्ड एस्टेट में आते थे। इस एस्टेट पर टैक्स का सारा बोझ था और देश को चलाने में इनकी कोई खास भूमिका नहीं थी। शुरू से ही थर्ड एस्टेट और प्रिविलेज्ड ऑर्डर्स के बीच तनाव चल रहा था। एनलाइटनमेंट आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी एंड पॉपुलर सॉवरेंटी से प्रेरित होकर थर्ड एस्टेट ने रिप्रेजेंटेशन में ज्यादा समानता की मांग की। उनका तर्क था कि वो फ्रांस के ज्यादातर लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनकी आबादी के हिसाब से उनकी वॉइस भी उतनी ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। थर्ड एस्टेट के रिफॉर्म की मांग का फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स ने विरोध किया। वो अपनी प्रिविलेज्ड पोजीशंस को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते थे। तीनों एस्टेट्स के बीच डेडलॉक से साफ पता चलता है कि फ्रेंच सोसाइटी में इनइक्वालिटीज और ग्रीवेंसेस कितनी गहरी थी। इस गतिरोध ने फाइनेंशियल क्राइसिस को सुलझाने की बजाय टेंशन्स को और बढ़ा दिया और एक रेवोल्यूशनरी कॉन्फ्रंटेशन का रास्ता तैयार किया। एस्टेट्स जनरल में चल रहा स्टेलमेट जून 1789 में अपने चरम पर पहुंच गया। प्रिविलेज्ड ऑर्डर्स की जिद और इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने से इनकार करने पर थर्ड एस्टेट ने एक साहसिक कदम उठाया। खुद को फ्रांस के लोगों का प्रतिनिधि घोषित करते हुए उन्होंने नेशनल असेंबली के गठन का ऐलान कर दिया। यह कदम एग्जिस्टिंग ऑर्डर के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। नेशनल असेंबली ने खुद को फ्रांस की असली आवाज बताया और दूसरे दोनों एस्टेट्स को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। कुछ क्लर्जी और कुछ नोबल्स ने इस निवेदन को स्वीकार किया, लेकिन राजा और ज्यादातर प्रिविलेज्ड ऑर्डर्स ने इनकार कर दिया। राजा लुई 16वें रिफॉर्म की मांग और नोबिलिटी के दबाव के बीच फंस गए थे। उन्होंने अपनी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश की। उन्होंने उस हॉल को बंद करने का आदेश दे दिया जहां नेशनल असेंबली की मीटिंग हो रही थी। लेकिन थर्ड एस्टेट के डेप्यूटीज ने हिम्मत नहीं हारी। वो पास के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। वहां उन्होंने दृढ़ रहने का प्रण लिया, जिसे टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे देते, तब तक नहीं हटेंगे। राजा के खिलाफ यह विद्रोह फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत का संकेत था। नेशनल असेंबली, जो अब लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर रही थी, ने फ्रेंच मोनार्की की नींव को ही चुनौती दे डाली थी। नेशनल असेंबली का गठन और थर्ड एस्टेट के विद्रोह ने पूरे फ्रांस में अशांति फैला दी। राजा ने पेरिस के पास सेना इकट्ठा करने का फैसला किया, जिसे लोग बढ़ते क्रांतिकारी उत्साह को दबाने की चाल मान रहे थे। इससे स्थिति और भी खराब हो गई। शहर में अफवाहें और डर फैल गया। लोगों को रॉयल क्रैकडाउन का डर सता रहा था और रोटी की कमी हो गई थी। द 14th of July 1789 को पेरिस की भीड़ ने गुस्से और बेबसी में बास्टील पर हमला कर दिया। बास्टील रॉयल अथॉरिटी एंड ऑपरेशन का प्रतीक था। बास्टील पर कब्जा हालांकि ज्यादातर प्रतीकात्मक था, लेकिन इसके परिणाम बहुत गंभीर थे। इससे पता चला कि राजशाही के खिलाफ एकजुट होकर लोग कितने ताकतवर हो सकते हैं। इस घटना ने पूरे फ्रांस के क्रांतिकारियों को प्रोत्साहित किया। बास्टिल के पतन को वह महत्वपूर्ण घटना माना जाता है जिसने एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को सोशल एंड कल्चरल अपहीवल में बदल दिया। बास्टिल के गिरने के बाद पूरे देश में डर और हिंसा फैल गई। इसे ग्रेट फियर कहा जाता है।
इस दौरान किसानों ने विद्रोह कर दिया, नोबल एस्टेट्स पर हमले किए गए और फ्यूडल रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया गया। ग्रेट फियर अमीरों की साजिशों की अफवाहों और आर्थिक तंगी के कारण फैला था। इससे फ्रेंच सोसाइटी में मौजूद गहरे सामाजिक और आर्थिक विभाजन सामने आए। इसके कारण फ्यूडलिज्म को खत्म कर दिया गया और सदियों से फ्रांस पर राज करने वाले सीनियोरियल सिस्टम को तोड़ दिया गया।